रात का वक्त था। बगदाद के बाजार बंद हो चुके थे, सड़कें सुनसान थीं और आसमान पर चांद अपनी चमक बखेर रहा था। मगर शहर के एक गोशे में, जौहरी की दुकान में, एक तूफान बरपा था। मगर ये तूफान हुआ का नहीं, लालच और ज़मीर की कशमकश का था। चंद साल पहले की बात थी, जब हसन नामी एक ईमानदार ताजिर, जो कई बरसों से तिजारत कर रहा था, एक तवील सफर पर निकलने से पहले जौहरी के पास आया था। हसन को बगदाद में सब ईमानदार और दियानतदार जानते थे। वो हमेशा सीधी राह पर चलता, कभी किसी का हक न खाता। वो जौहरी की दुकान में दाखिल हुआ, सलाम किया और कहा, भाई, मैं एक लंबे सफर पर जा रहा हूं। मेरे पास एक बर्तन है जिसमें खालिस शहद भरा है। मैं चाहता हूं कि तुम उसे बतौर अमानत रख लो। जब मैं वापस आऊंगा तो अपनी अमानत ले लूंगा। जौहरी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये तो कोई बड़ी बात नहीं, तुम बेफिक्र होकर जाओ, तुम्हारी अमानत मेरे पास महफूज रहेगी। हसन ने बर्तन एहतियात से रखा, इसे अच्छी तरह सेल किया और फिर अल्लाह का नाम लेकर सफर पर रवाना हो गया। मगर हसन की चालाकी ये थी कि इसने किसी को ये नहीं बताया कि इस बर्तन के नीचे शहद की तह में कीमती अशरफियां छपी हुई थी। इस रात जब सब लोग आराम कर रहे थे, जौहरी अपनी दुकान में बैठा था और उसकी नजरें एक बर्तन पर जिमी हुई थीं। ये वही बर्तन था जो हसन ने इसे अमानत के तौर पर दिया था, जिसमें शहद भरा हुआ था। हसन एक दियानतदार और नेक ताजिर था, जो हमेशा ईमानदारी से काम करता था। वो तिजारत के लिए कई सालों के लिए बगदाद से बाहर चला गया था और जाते हुए ये बर्तन जौहरी के हवाले कर दिया था। पहले पहल जौहरी ने इस बर्तन की तरफ ज्यादा तवज्जो न दी, मगर वक्त गुजरता गया, दिन महीनों में, महीने सालों में बदल गए और हसन की कोई खबर न आई। बगदाद के लोग भी उसे भूलने लगे, मगर जौहरी के दिल में एक सवाल पैदा होने लगा, क्या हसन कभी वापस आएगा? एक दिन तजस्सुस ने जौहरी को बेचैन कर दिया। उसने सोचा, ये बर्तन इतने सालों से मेरे पास है, क्यों ना देखूं कि इसमें कैसा शहद है। ये सोचकर इसने बर्तन का ढक्कन खोला और चम्मच भरकर शहद निकाला। मगर जैसे ही इसने चम्मच बर्तन की गहराई में डाला, नीचे से एक चमकदार रोशनी झलकने लगी। ये क्या? जौहरी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी जल्दी शहद हटाया और हैरान रह गया, बर्तन के अंदर अशरफियों की तह थी। उसके हाथ कांपने लगे। ये तो सिर्फ शहद नहीं था। हसन ने कीमती अशरफियां मेरे पास छोड़ दी थीं और मुझे बताया भी नहीं। अब जौहरी के दिल में दो ख्यालात आ रहे थे। एक तरफ इसका ज़मीर कह रहा था, यह हसन की अमानत है, तुम्हें इसे वापस करना चाहिए, मगर दूसरी तरफ लालच की चमक इसके दिमाग पर काबिज हो रही थी। अगर मैं ये अशरफियां रख लूं तो कौन जानेगा? हसन को तो मालूम ही नहीं कि मैंने ये देख ली है। जौहरी की नजर दुकान के दरवाजे पर पड़ी। बाहर गलियां सुनसान थीं, कोई भी ये देखने वाला नहीं था कि वो क्या कर रहा है। इसके हाथ आहिस्ता आहिस्ता बर्तन की तरफ बढ़े। उसने अशरफियों को निकाला, उन्हें अपने खुफिया तिजोरी में रखा और बर्तन में दोबारा सिर्फ शहद डालकर ढक्कन बंद कर दिया। अब अगर हसन कभी वापस आया तो उसे यही बर्तन मिलेगा जैसे इसने छोड़ा था। मगर अशरफियों के बगैर जौहरी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। किसी को कुछ मालूम नहीं होगा और मैं अमीर हो जाऊंगा। सालों की मुसाफत के बाद हसन अपनी मंजिल पर पहुंच चुका था। सफर ने इसके चेहरे पर थकन के आसार छोड़ दिए थे, मगर उसकी आंखों में वही चमक थी जो कभी बगदाद के बाजारों में इसकी ईमानदारी और दियानतदारी के चर्चे का सबब बनती थी। आज वो अपने दोस्तों से मिलने, अपने पुराने दिनों को याद करने और सबसे बढ़कर अपनी अमानत वापस लेने आया था। हसन सीधा जौहरी की दुकान की तरफ बढ़ा, वही दुकान जहां उसने सालों पहले शहद से भरा हुआ बर्तन बतौर अमानत छोड़ा था। जैसे ही वो दुकान के दरवाजे पर पहुंचा, इसकी आंखों में एक अजीब सी खुशी थी। इसे पूरा यकीन था कि इसकी अमानत महफूज होगी, क्योंकि वो हमेशा से जौहरी को ईमानदार समझता था। जौहरी दुकान के अंदर बैठा हिसाब किताब में मसरूफ था कि अचानक उसकी नजरें दरवाजे पर पड़ी और वो हैरान रह गया। ये हसन है। इसके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उसे लगा था कि हसन कभी वापस नहीं आएगा और उसकी बेईमानी कभी किसी पर जाहिर नहीं होगी। मगर अब वो इसके सामने खड़ा था, मुस्कुराते हुए,
अपने सालों पुराने दोस्त की तरह। अस्सलाम अलैकुम भाई जौहरी, मैं कई सालों बाद लूटा हूं, मगर मुझे खुशी है कि तुम्हारी दुकान आज भी वैसे ही चल रही है, हसन ने मोहब्बत से कहा। जौहरी ने खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश की और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम हसन भाई, वाकई तुम बहुत सालों बाद आए हो, तुम्हें देखकर खुशी हुई। बताओ सफर कैसा रहा? हसन ने हल्का सा कहकहा लगाया। सफर लंबा था, थका देने वाला, मगर अल्लाह का शुक्र है हर चीज खैरियत से रही। अब मैं वापस आया हूं और मैं चाहता हूं कि अपनी वो अमानत ले लूं जो मैंने तुम्हारे पास रखी थी। जौहरी का दिल जोर से धड़का, मगर वो घबराहट छुपाते हुए बोला, हाँ बिल्कुल, तुम्हारी अमानत जो की तो महफूज है, मैंने इसे हाथ भी नहीं लगाया। ये कहकर जौहरी ने वही पुराना बर्तन उठाया और हसन को दे दिया। हसन ने बर्तन देखकर खुशी का इजहार किया, बहुत खूब, तुम वाकई ईमानदार निकले, मैं जानता था कि मेरी चीज महफूज रहेगी। वहां खड़े लोग भी जौहरी की दयानतदारी की तारीफ करने लगे और हसन खुशी खुशी वो बर्तन लेकर अपने घर रवाना हुआ। मगर हसन को मालूम नहीं था कि चंद लम्हों बाद उसकी दुनिया बदलने वाली थी। घर पहुंचकर हसन ने आराम करने के बाद अमानत खोली। उसने बर्तन का ढक्कन एहतियात से हटाया और जैसे ही इसने शहद की तह चम्मच से हटाई, इसका दिल धक से रह गया। ये क्या? इसकी सांसें रुकने लगीं, इसका चेहरा फक हो गया, आंखें हैरत से फैल गईं। बर्तन में से सिर्फ शहद निकला, अशरफियों का नाम वो निशान तक नहीं था। उसने बेयकीनी में बर्तन उलट पलट कर देखा, चम्मच से हर जगह चेक किया, मगर कुछ ना मिला। वो अशरफियां कहाँ गईं जो उसने खुद अपनी आंखों से बर्तन में रखी थीं? हसन की आंखों में गुस्से की चमक आ गई। उसने फौरन अपने शक को दुरुस्त माना, ये जौहरी की चालाकी है। वो एक लम्हा जाए किए बगैर दोबारा जौहरी की दुकान की तरफ भागा। हसन गुस्से से तेज कदमों से बाजार की तरफ बढ़ रहा था। बगदाद की गलियां जो दिन के वक्त खरीदारों और सौदागरों से भरी होती थीं, अब शाम के साय में कुछ सुनसान हो चुकी थीं। लेकिन हसन के जहन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, मेरी अशरफियां कहाँ गईं? जब वो जौहरी की दुकान पर पहुंचा तो वो बदस्तूर अपनी जगह बैठा था, किसी गाहक के साथ सौदेबाजी में मसरूफ। हसन बगैर किसी तमहीद के सीधा इसके सामने आ खड़ा हुआ और सख्त लहजे में बोला, जौहरी, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। जौहरी ने हैरत का नाटक करते हुए जवाब दिया, क्या मतलब? तुम्हारी अमानत तो मैंने जूं की त्यों वापस कर दी थी। हसन ने गुस्से से बर्तन इसके सामने रखा। हाँ, बर्तन तुमने वापस किया, मगर इसमें सिर्फ शहद था। मेरी अशरफियां कहाँ गईं? जब वो जौहरी की दुकान पर पहुंचा तो वो बदस्तूर अपनी जगह बैठा था, किसी गाहक के साथ सौदेबाजी में मसरूफ। हसन बगैर किसी तमहीद के सीधा इसके सामने आ खड़ा हुआ और सख्त लहजे में बोला, जौहरी, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। जौहरी ने हैरत का नाटक करते हुए जवाब दिया, क्या मतलब? तुम्हारी अमानत तो मैंने जूं की त्यों वापस कर दी थी। हसन ने गुस्से से बर्तन इसके सामने रखा। हाँ, बर्तन तुमने वापस किया, मगर इसमें सिर्फ शहद था। मेरी अशरफियां कहाँ गईं? ये सुनकर जौहरी के चेहरे पर मसनूई हैरत आ गई। अशरफियां? कैसी अशरफियां? तुमने मेरे पास शहद रखवाया था और वो मैंने तुम्हें वापस दे दिया। अगर तुम्हारे पास अशरफियां थीं तो तुम्हें पहले ही बताना चाहिए था। हसन का गुस्सा और बढ़ गया। मैंने उन्हें खुद बर्तन में रखा था। मैंने सोचा कि तुम एक दियानतदार आदमी हो, मगर तुमने मेरी ईमानदारी का फायदा उठाया। जौहरी ने कंधे उचकाती हुए कहा, मैं तुम्हारे इल्जाम को कबूल नहीं करता। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने धोखा दिया है तो तुम काजी के पास जा सकते हो। ये कहकर वो फिर अपने काम में मसरूफ हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मगर हसन के लिए एक मामूली बात नहीं थी। ये इसके हक का मामला था, इसकी सालों की मेहनत की कमाई जो अब किसी और की हवस का शिकार हो चुकी थी। अगर काजी के पास जाना पड़ा तो मैं जाऊंगा, मगर मैं अपना हक लेकर रहूंगा। हसन ने दिल में फैसला किया और बाजार के अंदरूनी हिस्से की तरफ चल पड़ा, जहां बगदाद के कोतवाल का दफ्तर था। बगदाद के बाजारों में रात का अंधेरा छा चुका था, मगर हसन के दिल में इंसाफ की रोशनी जल रही थी। वो सीधा कोतवाल के दफ्तर पहुंचा, जहां रात के वक्त भी चंद सिपाही पहरा दे रहे थे।
कोतवाल की कुर्सी पर एक संजीदा चेहरे वाला शख्स बैठा था जो हर आने वाले फरियादी को गौर से सुनता था। हसन ने सलाम किया और बोला, जनाब कोतवाल, मैं एक नेक नीति के साथ यहाँ आया हूँ। मेरे साथ धोखा हुआ है और मैं इंसाफ चाहता हूँ। कोतवाल ने इसे बैठने का इशारा किया और कहा, कहो, तुम्हारी फरियाद किया है। हसन ने तफसील से अपना मामला बयान किया, कैसे इसने जौहरी के पास अमानत रखी, कैसे इसने अशरफियां शहद में छुपाई और कैसे वापसी पर वो अशरफियां गायब हो चुकी थी। मैं चाहता हूं कि जौहरी को बुलाया जाए और इससे जवाब तलब किया जाए, हसन ने जोर देते हुए कहा। कोतवाल ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो फौरन जौहरी को गिरफ्तार करके पेश करे। कुछ ही देर में जौहरी दरबार में मौजूद था। इसका चेहरा परेशानी के आसार से भरा हुआ था, मगर उसके होंठों पर अब भी मक्कारी की मुस्कुराहट थी। क्या तुम हसन के इल्जामात को कबूल करते हो? कोतवाल ने सख्त लहजे में पूछा। जौहरी ने सर झटकुते हुए जवाब दिया, ये सब झूठ है। मैंने हसन की अमानत वैसे ही वापस कर दी जैसे इसने मेरे पास छोड़ी थी। अगर उसके पास अशरफियां थीं तो उसने मुझे क्यों नहीं बताया? ये सरासर मेरे खिलाफ एक साजिश है। कोतवाल ने कुछ लम्हे गौर किया, फिर बोला, ये एक पेचीदा मुकदमा है, इसका फैसला मैं नहीं कर सकता। ये मामला काजी के दरबार में जाएगा। काजी बगदाद के सबसे ज्यादा अक्लमंद और दियानतदार शख्सों में शुमार होता था। वो हर फैसले में इंसाफ से काम लेता था। जब हसन और जौहरी काजी के दरबार में पहुंचे तो काजी ने बड़ी तवज्जो से दोनों की बात सुनी। काजी ने हसन से सवाल किया, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है कि तुमने बर्तन में अशरफियां रखी थीं? हसन खामोश हो गया, क्योंकि ये एक राज था जो उसने किसी को नहीं बताया था। जौहरी ने फौरन कहा, देखिए, ये मेरे खिलाफ एक झूठा मुकदमा है। अगर हसन ने अशरफियां रखी होती तो वो पहले क्यों ना बताता? काजी ने कुछ देर सोचा और कहा, ये एक नाजुक मामला है जिसे फौरी तौर पर हल नहीं किया जा सकता। मैं इस मुकदमे पर मजीद गौर करूंगा, तब तक दोनों फरीकैन इंतजार करें। बगदाद के दरबार में खामोशी थी। काजी ने मुकदमे की समाअत मुकम्मल कर ली थी, मगर वो कोई वाज़ेह फैसला न कर सका। हसन के पास अपनी बात साबित करने का कोई सबूत न था और जौहरी हर बार चालाकी से अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश कर रहा था। जब बगदाद के खलीफा हारून अल रशीद तक ये मामला पहुंचा तो उसने खुद इस मुकदमे को सुनने का फैसला किया। खलीफा बगदाद के सबसे अक्लमंद और मुंसिफ हुक्मरानों में से था और उसकी अक्ल के चर्चे दूर दूर तक मशहूर थे। अगले दिन खलीफा ने दरबार लगाया, जहां हसन और जौहरी को भी तलब किया गया। दरबार के बड़े बड़े वज़रा और मुअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे और सब बेचैनी से देख रहे थे कि खलीफा इस पेचीदा मुकदमे को कैसे हल करेगा। खलीफा ने दोनों को गौर से देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, यह एक दिलचस्प मुकदमा है, मगर मैं चाहता हूं कि उसे निहायत सादगी से हल किया जाए। फिर इसने शाही तबीब को बुलाने का हुक्म दिया। हाज़रीन हैरान रह गए, शाही तबीब का इस मुकदमे से क्या ताल्लुक? मगर खलीफा मुस्कुरा कर कहने लगा, बस इंतजार करो, सच खुद सामने आ जाएगा। जब शाही तबीब दरबार में पहुंचा तो खलीफा ने हसन के बर्तन में बचा हुआ शहद इसके हवाले किया और कहा, इस शहद को चखो और बताओ कि ये कितना पुराना। तबीब ने शहद को चखा, इसका रंग और जायका परखा और फिर ऐलान किया, ये शहद ज्यादा पुराना नहीं है, चंद महीने पहले निकाला गया मालूम होता है। ये सुनकर हसन की आंखों में उम्मीद जाग उठी, जबकि जौहरी के चेहरे का रंग फक हो गया। खलीफा ने जौहरी की तरफ देखा और बोला, जौहरी, अगर तुमने बर्तन को नहीं खोला तो उसके अंदर का शहद इतना ताजा कैसे हो सकता है? हसन का कहना है कि इसने सालों पहले शहद रखा था, तो ये अभी तक ताजा कैसे है? जौहरी के पास कोई जवाब न था। इसके हाथ कांपने लगे, माथे पर पसीना आ गया। वो खामोश खड़ा था, जैसे कोई और झूठ सोचने की कोशिश कर रहा हो। मगर खलीफा ने सख्त लहजे में कहा, जौहरी, तुम्हें सिर्फ दो रास्ते दिए जा रहे हैं, आ तो अपनी चोरी का एतराफ करो और हसन का माल वापस करो, आ फिर शाही कानून के मुताबिक सख्त सजा के लिए तैयार हो जा। जौहरी अब मजीद इनकार न कर सका। उसने झक कर कहा, हुजूर, मैं एतराफ करता हूं कि मैंने हसन की अशरफियां चरा ली, मुझे मुआफ कर दीजिए। खलीफा ने हुक्म दिया कि हसन की तमाम अशरफियां उसे वापस कर दी जाएं और साथ ही जौहरी को सख्त सजा दी जाए ताकि आइंदा कोई भी किसी की अमानत में खियानत न करे।
حسن نے اشرفیاں واپس لیکر خلیفہ کا شکریہ ادا کیا، اور بغداد کے بازار میں ایک بار پھر یہ بات مشہور ہو گئی کہ جو حق پر ہو اسے انصاف ضرور ملتا ہے۔ یوں حسن کی سچائی ثابت ہو گئی اور جوہری کو اس کے لالچ کی سزا مل گئی۔ یہ کہانی بغداد میں برسوں تک ایک مثال بنی رہی کہ سچائی کو دبایا نہیں جا سکتا اور ایمانداری کا بدلہ ہمیشہ اچھا ملتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ سب کو اس سے سبق ملے، اور مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔